नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? ये तमाम तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं। उनके शुभचिंतक भी पूछ रहे हैं, उनके प्रशंसक भी पूछ रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले भी पूछ रहे हैं और उनके विरोधी तो पूछ ही रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है। अब दो तरह के इसके बारे में विचार आ रहे हैं। एक पक्ष का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, एक पक्ष का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेसमय हो रही है भाजपा। जो लोग कहते हैं कि डरी हुई है वो इसी आधार पर कहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कर रही है, एक विधायक हो, दो विधायक हो, एक सांसद हो, पूर्व सांसद हो, कोई इलाके का थोड़ा भी प्रभावशाली नेता हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, इसकी कोशिश हो रही है। तो जो भाजपा के विरोधी है वो कह रहे हैं कि भाजपा बहुत डरी हुई है, उसको डर है कि 2024 का चुनाव वो हार भी सकती है या बहुमत से कम भी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। एक राय तो ये है। दूसरी राय ये है कि जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसमें जो मूल भाजपाई है वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए कौन सी जगह बचेगी। तो एक समय था कि जब ये कहा जाता था, आपको एक किस्सा याद दिला दें कि अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश गए थे, बल्कि अध्यक्ष भी नहीं बने थे, वो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। उस समय बड़ी चर्चा थी, बड़े लोग दूसरी पार्टियों से जो है बसपा से, सपा से, कांग्रेस से आ रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे बीजेपी, और उत्तर प्रदेश भाजपा में चर्चा थी कि हम लोगों का क्या होगा। जो लोग 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं, उनका क्या होगा। नए लोग आएंगे, उनको सब पद मिल जाएंगे। तो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक थी, उसमें अमित शाह ने पूछा कि हाथ उठाइए कितने लोग 15 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा समय से पार्टी में हैं। जाहिर है कि वह हाथ उठाने वालों की संख्या जो है वो बहुसंख्यक थी। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ मिला? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं। बोला कि जब आपको 20-25 साल में नहीं मिला तो कैसे उम्मीद करते हैं कि इनको मिल जाएगा। लेकिन वो परिस्थिति अब बदल गई है, जो नए आए हैं उनको मिल रहा है। चाहे अशोक चौहान की बात करें, चाहे आप आरपीएन सिंह की बात करें, चाहे मिलिंद देवड़ा की बात करें। हालांकि मिलिंद देवड़ा को सीधे बीजेपी ने नहीं दिया है, लेकिन जितने नेता आ रहे हैं कांग्रेस से या दूसरे दलों से, उनको बीजेपी रिहेबिलिटेट कर रही है। उनको चाहे राज्यसभा में भेजना हो, विधान परिषद में भेजना हो, मंत्री बनाना हो, संगठन में पद देना हो, ये सब किया जा रहा है। तो एक शंका जो है, जो मूल भाजपाई हैं उनके मन में है कि क्या हम जो है हाशिए पर चले जाएंगे। मेरा मानना है कि ये दोनों स्थितियां नहीं है। देखिए, कोई भी संगठन, वो चाहे राजनीतिक दल हो या कोई और संगठन हो, दो तरह से उसका विस्तार होता है। एक ऑर्गेनिक विस्तार होता है, एक इनऑर्गेनिक विस्तार होता है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। ऑर्गेनिक विस्तार यानी आप बीज डालें, खेत तैयार करें, बीज डालें और फसल उगने का इंतज़ार करें, और उसके या फिर वृक्ष बनने का इंतज़ार करें और धीरे धीरे उस प्रगति को देखते रहें। और दूसरा होता है कि आप जो है दूसरी जगह से पेड़ जो है लगा हुआ, पौधा लगा हुआ लेकर आए और उसको जो है आरोपित कर दें अपनी ज़मीन पर। तो दूसरे दलों से लोगों को लाकर जब अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उनको महत्वपूर्ण पद देते हैं, तो उसमें योग्यता देखी जाती है। अगर उनमें योग्यता है, वो पार्टी को का सामाजिक भौगोलिक विस्तार करने में सक्षम है, वो पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सक्षम है, तो वो पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप पार्टी में 20 साल से हैं और लगातार हार रहे हैं, या अपने इलाके में आप 100 वोट बढ़ाने की क्षमता नहीं रखते, तो आप मूल भाजपाई भले हों लेकिन पार्टी के ज़्यादा काम के नहीं हैं। इसलिए शिकायत नहीं होनी चाहिए उन लोगों को जो पार्टी के लिए उपयोगी नहीं है। एक शब्द याद रखना चाहिए, उपयोगी। आप संगठन के लिए कितने उपयोगी हैं? अगर आप संगठन के लिए उपयोगी है तो समाज के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है तो प्रदेश और देश के लिए उपयोगी हैं, और देश और प्रदेश के लिए अगर उपयोगी है तो आप पार्टी के लिए उपयोगी है, फिर आप राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ
कभी कम नहीं होगी जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब मूल सवाल पर लौटकर आते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने लोगों को ले क्यों रही है, क्या वजह है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, जिस पैमाने पर दूसरे दलों से लोगों को लेने के लिए तैयार है और लेने की कोशिश कर रही है, उसके कई लक्ष्य हैं। उसका एकमात्र लक्ष्य ये नहीं है कि पार्टी का विस्तार करना भौगोलिक और सामाजिक, ये तो है ही। इसके अलावा अपने विरोधी को कमज़ोर करना भी एक रणनीति होती है। अपने विरोधी को मनोवैज्ञानिक रूप से शिथिल करना या कमज़ोर करना भी एक रणनीति होती है। अपने विरोधियों के खेमे में भगदड़ मच जाए, वहाँ आशंका हो जाए, उनको ये डर सताने लगे कि हमारा भविष्य क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है जिस पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा शीर्ष नेतृत्व है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ को एक साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। इसलिए आपको दिखेगा कि जो मूल रूप से भाजपा के लोग हैं उनको भी आप अभी राज्यसभा के टिकट में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो टिकट का बंटवारा हुआ है, देखिए पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को किस तरह से पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। और उसके अलावा जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी एकोमोडेट किया गया है। एक समय ये कहा जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक डीप फ्रीज़र है, वो बाहर से नेताओं को लेकर आती है और उस डीप फ्रीज़र में रख देती है, फिर उनका कुछ नहीं होता है। वो धारणा पार्टी ने तोड़ दी है। पार्टी ने ये बात स्पष्ट रूप से, संदेश ये स्पष्ट दे दिया है कि अगर आप पार्टी के लिए, संगठन के लिए उपयोगी हैं तो आप बाहर से आए हैं या मूल भाजपाई हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पार्टी के संगठन में, पार्टी के विस्तार में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप हमारे लिए उपयोगी हैं। फिर ये बाहर और अंदर का भेद खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद मूल प्रश्न वहीं पर है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पर और इतनी आतुरता के साथ बाहर के लोगों को क्यों ले रही है। तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आ गया। आपने भी पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा, कहीं न कहीं से आपके कान में ये पढ़ा जरूर होगा। धनुष यज्ञ, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जो है अपने गुरु के साथ जाते हैं, धनुष यज्ञ जो राजा जनक ने रखा हुआ है उसमें भगवान परशुराम का धनुष रखा है और ये शर्त है कि ये इस धनुष को जो उठाएगा उसी से, सीता जी का स्वयंवर था, उसी से सीता का विवाह होगा। तो एक से एक बड़े बड़े राजा आए थे, बड़े बलशाली राजा आए थे, सब ने कोशिश की, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। राजा जनक बड़ी चिंता में पड़ गए। अब बचे थे केवल राम लक्ष्मण और उनके दोनों भाई। राजा जनक को लगा कि ये सुकुमार युवा जो है वो, जब बड़े बड़े राजा, बलशाली राजा जो है वो असफल हो गए तो ये क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने विलाप करते हुए कहा था, अब जन को भाखै भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। भाखै का मतलब बोलने से है, ये अवधि में है चूँकि, तो उस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। भटमानी यानी बलशाली, अपने को वीर पुरुष न माने। मुझे ये लगता है कि ये पूरी धरती वीरों से खाली हो चुकी है। और फिर वो लक्ष्मण जी का प्रसंग है कि आपने ये ऐसी बात कैसे कह दी, इसको तो मैं मूली की तरह से तोड़ सकता हूँ, क्या क्या, वो प्रसंग अलग है, उसकी बात आज नहीं। तो आप कहेंगे कि रामचरितमानस का ये प्रसंग और बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दलों की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये कहाँ से फिट बैठता है। मैं बताता हूँ कैसे फिट बैठता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं राजनीति में। वो परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जब ये जनता को लगने लगे, जनता को आप अगर इस उदाहरण से देखना चाहते हैं तो राजा जनक के रूप में देखिए। जब जनता को लगने लगे कि और कोई है ही नहीं जो इस धनुष को उठा सके, यानी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। हराने की बात तो बहुत दूर की बात है, धनुष को तोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, धनुष को हिलाने उठाने की ताकत किसी में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ताकत इतनी बढ़ा देना चाहते हैं, उसका विस्तार भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से
और सांगठनिक रूप से इतना ज़्यादा कर देना चाहते हैं कि उसके विरोधियों को लगने लगे और ख़ास तौर से मतदाता को लगने लगे कि इनको वोट देना यानी वोट बेकार करना है। ये इनमें क्षमता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की। लड़ना, हराना, हारना वो अलग बात है, चुनाव में चुनौती देने की ही क्षमता नहीं है। तो वो विपक्ष को क्षमता विहीन कर देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर भारत से उसका सफाया हो चुका है, उसका सफाया पूरब से भी हो चुका है। पूरब के तीनों राज्यों की अगर आप बात कर लें, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कांग्रेस पार्टी कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी पश्चिम से भी उसका सफाया हो चुका है। अगर आप विधानसभा और लोकसभा की दृष्टि से देखें, संगठन की दृष्टि से, वोट शेयर की दृष्टि से देखेंगे तो उसका महाराष्ट्र और गुजरात में आपको वोट शेयर दिखाई देगा। लेकिन वो वोट शेयर अब इतना घट गया है कि वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाता। वो वोट शेयर अब कांग्रेस को सीटें नहीं दिला पाता। यही हालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, जितने क्षेत्रीय दल हैं उनकी भी। अब देखिए, उत्तर में विपक्ष का एक तरह से सफाया कर दिया है उन्होंने। पूरब में ममता बनर्जी, और उड़ीसा की बात करें पूरब में तो नवीन पटनायक बचे हुए हैं। मुझे लगता है इस चुनाव में नवीन पटनायक जो है वो सत्ता से बाहर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अगला चुनाव आते आते विधानसभा का यानी 2026 का, ममता बनर्जी भी सत्ता से बाहर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन वो भविष्य की बात है। अभी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस, पिछली जो परफॉर्मेंस थी उससे बहुत बहुत बेहतर होने वाली है। तो पूर्वोत्तर में पहले ही विपक्ष का सफाया कर चुकी है बीजेपी। पश्चिम में चाहे गुजरात की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी पीक पर है। दक्षिण में कर्नाटक जो है गढ़ बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। अब जो राज्य बचते हैं वो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उसके अलावा केरल। तो इसमें आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए अगर अभी, तो बाकी राज्यों में चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, और चाहे तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, भारतीय जनता पार्टी की ताकत आपको बहुत बढ़ी हुई नजर आएगी। इनमें से तमिलनाडु सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। तो उत्तर से, पश्चिम से, पूरब से विपक्ष का सफाया करते हुए अब दक्षिण पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से तमिलनाडु पर जोर है, केरल पर जोर है और तेलंगाना पर है भारतीय जनता पार्टी का, उससे आप मान कर चलिए कि एक दो चुनाव दूर है भारतीय जनता पार्टी वहाँ विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक मतदाता से वो सुन न ले कि वीर विहीन मही मैं जानी, कि मान ले कि भाजपा को हराने वाला कोई है नहीं, भाजपा से मुकाबला करने वाला कोई है नहीं। इसलिए वो एक एक सीट पर नज़र है। हमारे आपके लिए या बहुत से लोगों के लिए लग सकता होगा ये छोटी सी सीट है, एक सीट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन उनकी नज़र में उस एक सीट का उतना ही महत्व है जितना किसी बड़ी सीट का है। तो उनकी नज़र में कोई सीट छोटी नहीं है, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। हर सीट मिलनी चाहिए, एक एक सीट। अगर हमको 40 में से 39 मिली है तो 40वीं भी मिलनी चाहिए। उनका ये नहीं है कि 40 में 39 मिल गई है तो अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक सीट विपक्ष को जाती है तो चली जाए, नहीं, वो भी आनी चाहिए। जब इस रणनीति के साथ आप चलते हैं तब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहुँची है या पहुँच रही है। तो उत्तर में और पूर्वोत्तर में और पश्चिम में वो पहुँच चुकी है, पूरब और दक्षिण में वो पहुँच रही है। तो ये जो चर्चाएं हैं, ये जो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेस में हो रही है, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। लक्ष्य कुछ और है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको इन आलोचनाओं से, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है अपनी रणनीति की सफलता से, उनको फर्क पड़ता है अपनी पार्टी के संगठन के विस्तार से, उसके सामाजिक विस्तार से, उसके भौगोलिक विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में जो एक समय 50, 60, 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी जिस मायने में थी, उस मायने में उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने में, और उसके सामने जैसे उस समय कोई टिकने वाला दल नहीं था,
राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बन जाए, ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं। और ये स्थिति बन जाए नहीं, ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, इसका प्रयास हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री के इन तात्कालिक प्रयासों की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है उस पर अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। वो जो 370 पार बीजेपी की बात कर रहे हैं, 400 पार जो है वो एनडीए की बात कर रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव में 303 सीटें मिली थी बीजेपी को और 353 यानी 353 मिली थी एनडीए को। एनडीए की और बीजेपी की उससे ज़्यादा सीटें आ रही हैं 2024 में, इसमें किसी को संदेह नहीं है। केवल संदेह है, सवाल है तो कितनी ज़्यादा, तो वो मतदाता के मन में, अपने कार्यकर्ता के ही नहीं, मतदाता के भी मन में बिठा रहे हैं कि आप चाहें तो हम 370 पार और एनडीए 400 पार हो सकता है। इसलिए उन्होंने संसद में जो बात कही कि इस बार बीजेपी 370 के ऊपर जाएगी और एनडीए 400 पार करेगा, उन्होंने कोरी बयानबाजी के लिए नहीं कहा। वो लोगों के मन में ये बिठाना चाहते हैं कि ये संभव है, ये अचीवेबल है, ये हम अचीव कर सकते हैं। और इसको अचीव करने के लिए आपके साथ की ज़रूरत होगी, आपके समर्थन की ज़रूरत होगी, आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। और उसी दिशा में वो परिश्रम कर रहे हैं, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कहाँ जीतेंगे कहाँ हारेंगे। प्रयास सब जगह करना है और पूरा प्रयास करना है, प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।